नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है देश लाइव का, जहां बात करेंगे देश दुनिया से जुड़ी अहम खबरों की। पहले बात करेंगे त्रिपुरा में हुए मतदान की और त्रिपुरा की मतदान के बाद बीजेपी की रणनीति की। बता दें कि त्रिपुरा मतदान के बाद बीजेपी ने 2024 चुनाव को लेकर रणनीति बनाई है। उससे पहले 2018 में त्रिपुरा ने बीजेपी ने कैसा प्रदर्शन किया था, इसको लेकर भी इस खास पेशकश में चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुए आदि महोत्सव की, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। आखिर क्यों बीजेपी पार्टी आदिवासी वोटर्स को लुभाना चाहती है, आदिवासी वोटर्सों को क्या सपोर्ट चाहती है, 2024 के चुनाव के मद्देनज़र इस कड़ी को देखा जा रहा है कि आदि महोत्सव से बीजेपी आदिवासी वोटर्स को का सपोर्ट चाहती है, क्योंकि देखा गया है कि पिछले चुनाव में आदिवासी वोटर्स के ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स बीजेपी पार्टी को ही पड़े थे। खास बात यह है कि आदि महोत्सव में क्या कुछ खास रहा, इस बात चर्चा करेंगे कि आदि महोत्सव में किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, इस महोत्सव के मुख्य विशेष धाराएँ क्या हैं। तो वहीं महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए संबोधन की मुख्य बातों पर भी जोर दबाएंगे। साथ ही बात करेंगे झारखंड के पलामू में हुए दो पक्षों में हिंसा की बात। बता दें कि यहां महाशिवरात्रि के दौरान तारण द्वार को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद इस हिंसा के बाद इस पर सियासत भी खूब देखने को मिली। साथ ही बात करेंगे रामचरितमानस पर मचे संग्राम की, जिसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हालांकि इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर इस रामचरितमानस पर विवादित बयान को लेकर हमला हुआ था। इसके बाद आज फिर उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाया है कि उन्हें जान से मारने की साजिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं। इन सभी मुख्य खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा चुनाव की। तो बुलेटिन में बात करते हैं त्रिपुरा में हुए मतदान की। आपको बता दें कि यहां 60 सीटों पर 259 उम्मीदवारों का फैसला होगा, जिसका फैसला 2 मार्च को सामने आएगा। बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का मतदान किया जा चुका है। राज्य की 60 सीटों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले गए, जहां सीटों के लिए अलग अलग पार्टियों ने 259 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। इसका फैसला 2 मार्च को होगा, जबकि 2 मार्च को सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सामने आ जाएगा। तो वहीं 2 मार्च को ही ये साफ हो जाएगा कि त्रिपुरा में किसकी सरकार बनेगी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में वोटर्स में गजब उत्साह देखने को मिला। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की बात करें तो उपद्रवियों को राज्य में प्रवेश करने के रोकने के लिए राज्य की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया था। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा नेता विपक्ष माणिक सरकार ने अगरतला में अपने मताधिकार का आज प्रयोग किया। उनसे पहले सीएम माणिक शाह ने भी अपना वोट डाला। इस दौरान शाह ने कहा था कि त्रिपुरा में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। त्रिपुरा के मतदाताओं में वोटिंग को लेकर भी यहां उत्साह देखने को मिला, जिसमें लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाईं। बता दें कि त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह ने वोट डालने के बाद कहा कि मतदान के बाद अच्छा लगा है। मैं सभी से अपील करता हूं कि लोग आज के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इसके बाद लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो बात कर लेते हैं त्रिपुरा में 2018 में हुए संग्राम की, जब 2018 में बीजेपी ने 25 साल से सत्ता में रही लेफ्ट पार्टी को मात दी थी। 2018 में सीपीएम का प्रदर्शन कैसा रहा, इस पर नजर डालेंगे। सीपीएम में बता दें कि 2018 में सीपीएम को 42.22% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 2018 में 43.59% वोट मिले थे। यानी कि बीजेपी ने 2018 में 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था और सीपीएम से ज़्यादा वोट त्रिपुरा में हासिल किए थे। बात करें सीपीएम को 2018 में सिर्फ और सिर्फ 16 सीट ही मिली थी। सीपीएम ने
सीपीएम के वोट शेयर्स की अगर बात करें तो सीपीएम को 42.22% वोट मिले थे। वहीं लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस मिलकर इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार क्यों बीजेपी के लिए त्रिपुरा चुनाव आसान नहीं होगा, इसलिए बता दें कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस मिलकर त्रिपुरा का ये चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिपुरा के शाही प्रिंस की नई पार्टी त्रिपुरा मोता भी मैदान में है, यानी कि त्रिकोणीय स्थिति त्रिपुरा में देखी गई, जिसके बाद 25 साल के लेफ्ट के शासन को बीजेपी ने 2018 में खत्म किया था। तो इस तरीके की सिचुएशन इस बार भी देखने के कयास लगाए जा रहे हैं क्या कि इस 2018 के बाद भी 2023 में बीजेपी त्रिपुरा में अपना वोट शेयर बढ़ा पाएगी। बीजेपी ने 2018 के चुनाव में 60 में से 36 सीटें जीती थी। बता दें कि बीजेपी ने आईपीएफटी के साथ मिलकर 2018 में सरकार बनाई थी, जहां 25 साल के बाद लेफ्ट के शासन को बीजेपी ने यहां खत्म कर दिया था। बात करते हैं त्रिपुरा में आप इस बार किसकी सरकार बनेगी। इस बार 60 सीटों पर मतदान किया गया, जहां 259 प्रत्याशी थे। बात करें वोटरों की संख्या की तो त्रिपुरा में 28.13 लाख वोटर्स हैं जिन्होंने मतदान किया, और इसका फैसला अब आने वाली 2 मार्च को ही सामने आएगा। तो बुलेटिन में बात करेंगे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुए आदि महोत्सव के शुभारंभ की, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को आदि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत की अनेकता और भव्यता आज एक साथ खड़ी हो गई है। यह भारत के उस अनंत आकाश की तरह है जिसमें उसकी विविधताएं इंद्रधनुष की तरह उभर कर सामने आ जाती हैं। यह अनंत विविधताएं हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि जब विविधताओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत के धागे में पिरोया जाता है तो भारत की भव्यता दुनिया के सामने उभरती है। यही आदि महोत्सव इसी भावना का प्रतीक है। सीधे तौर पर नजर डालते हैं कि किस तरीके से किन कयासों को आदि महोत्सव के दौरान लगाया जा रहा है। आखिर आदिवासी वोटर्स को बीजेपी क्यों साधना चाहती है, क्यों सपोर्टर्स का वोट चाहती है। बता दें कि आदिवासियों को रिझाने की इस महोत्सव से कोशिश की जा रही है, जिसमें देश के करीब 10.5 करोड़ की आदिवासी जनसंख्या है। बता दें कि पूरे देश में आदिवासी जनसंख्या 10 करोड़ की है, जबकि देश में करीबन 8.9% आदिवासी वोटर्स हैं। इसीलिए आदिवासी महोत्सव से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आदिवासियों को रिझाने की कोशिश बीजेपी पार्टी जरूर कर रही है। बता दें कि लोकसभा में एसटी के लिए लोकसभा में एसटी के लिए 543 में से 47 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो वहीं 2019 की अगर बात करें तो 2019 में बीजेपी को 47 में से 13 सीटें, माफ कीजिएगा 47 में से 31 सीटें मिलेंगी। 2019 में आदिवासी वोटरों ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट दिया था, इसीलिए आदि महोत्सव को इससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव में आदिवासी वोटर्स को बीजेपी का समर्थन मिले। इस वजह से आदि महोत्सव से को लेकर इन सभी बातों का कयास लगाया जा रहा है। बता दें कि आदि महोत्सव से जुड़ी ये अहम बातें दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। 27 फरवरी तक ये महोत्सव चलेगा। 10 दिन के इस महोत्सव की शुरुआत की जा चुकी है, जहां 28 राज्य और यूटी के कारीगर और कलाकार इसमें शिरकत करेंगे। बता दें कि आदिवासियों के उत्पादकों को भी इससे एक बाजार मिलेगा, जिनसे उनके
उत्पादकों की क्षमता बढ़े, उनके उत्पादकों की पैदावार ज़्यादा हो। आदिवासियों की कला और संस्कृति को भी इससे एक नई पहचान मिलेगी। आदि महोत्सव के ये महत्वपूर्ण आपको बता देते हैं कि आदिवासी कारीगरों के लिए नए डिज़ाइन भी बनाए जा रहे हैं, जहां कई राज्यों के मिलेट्स और इनसे बने पकवान भी इसमें पेश किए जाएंगे। 10 दिन के इस महोत्सव में कई राज्यों के मिलेट्स और इससे बने पकवान भी पेश किए जाएंगे। इस महोत्सव के दौरान आदिवासियों की तरफ से उत्पादनों को भी लिया जाएगा। बात कर लें आदि महोत्सव के दौरान पीएम मोदी के संबोधन की। पीएम मोदी के संबोधन में कुछ बड़ी बातें पीएम मोदी ने कही, जहां आदिवासी समाज का हित सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। आदिवासियों की जीवन शैली ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासियों के जीवन परंपरा पर्यावरण के लिए लाभदायक है। उन्होंने आगे कहा कि जनजातीय समाज की तरफ से बनाए जाने वाले उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर सीधे तौर पर उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आदिवासी युवाओं की भाषा की बाधा भी अब खत्म हो जाएगी। अपने संबोधन में उन्होंने आगे कहा कि आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को महत्व मिलता है तो प्रगति के दरवाजे खुलते हैं। सीधे तौर पर उन्होंने आदि महोत्सव में कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है ये महोत्सव। आदिवासी परंपराओं को भी देखा है, उनसे उन्होंने सीखा है। सीधे तौर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आदिवासी परंपराओं को उन्होंने देखा है और उनसे उन्होंने सीखा भी है अपने जीवन में, और उनके गंभीर पलों को उन्होंने जिया भी है। हजारों गांवों को 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हजारों गांवों को आज 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने कई मुख्य बातें कहीं, जहां आदि महोत्सव को लेकर ये सारी बातें पीएम मोदी ने कहीं। भारत के पारंपरिक और खासकर जनजातीय समाज द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आज पूर्वोत्तर के प्रोडक्ट्स विदेशों तक में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज बैम्बू से बने उत्पादों की लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपको याद होगा, पहले की सरकार के समय बैम्बू को काटने और उसके इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगे हुए थे। हम बैम्बू को घास की कैटेगरी में ले आए और उस पर सारे जो प्रतिबंध लगे थे उसको हमने हटा दिया। इससे बैम्बू प्रोडक्ट्स अब एक बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। ट्राइबल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बाजार तक आए, इनकी पहचान बढ़े, इनकी डिमांड बढ़े, सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। वन धन मिशन का उदाहरण हमारे सामने है। देश के अलग अलग राज्यों में 3000 से ज्यादा वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। 2014 से पहले ऐसे बहुत कम लघु वन उत्पाद होते थे जो एमएसपी के दायरे में आते थे। अब ये संख्या बढ़कर 7 गुना हो गई है। अब ऐसे करीब 90 लघु वन उत्पाद है जिन पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। तो बुलेटिन में बात करेंगे झारखंड के पलामू की, जहां महाशिवरात्रि के दिन तांडव द्वार को बनाने को लेकर विवाद हुआ। यहां 2 पक्षों में लड़ाई हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके बाद झारखंड में सियासी संग्राम शुरू हो गया। झारखंड के
पलामू जिले में पांकी में शिवरात्रि पर तैयार किए जा रहे तोरण द्वार को लेकर विवाद चलते अलग अलग समुदाय के दो समूह आपस में झगड़ पड़े, जहां जिसके बाद हिंसा शुरू हो गई, जहां कई लोग घायल हुए। इसके बाद एक तरफ जहां हिंसा के बाद हुए सांप्रदायिक बवाल के बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के और प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार भड़क गए, तो वहीं देवघर में बीजेपी सांसद निशाकांत दुबे आग बबूला हो गए। बता दें कि पलामू के उपायुक्त ए डोडे ने बताया कि पांकी क्षेत्र में हुई आगजनी और पत्थरबाजी और हिंसा की घटनाओं में कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे पांकी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। डोडे ने बताया कि शाम 4 बजे से सावधानी के तौर पर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, जिसके बाद सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर अफवाहें ना फैलाई जा सकें। बता दें कि पुलिस सूत्रों के अनुसार उपद्रवियों ने 4 दुकानें, 2 घर और 6 गाड़ियों में आग लगा दी थी। उन्होंने बताया कि SDPO की गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई थी। तो वहीं इस मामले को लेकर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि पलामू में हिंसा फैलाने के लिए महाशिवरात्रि का तोरण द्वार नहीं लगा था, लेकिन RSS ने हिंसा फैलाने के लिए ऐसा करवाया था, जिसके बाद हेमंत सोरेन को घेरते हुए उन्होंने कहा कि हिंसा के लिए वह भी बराबर दोषी हैं, क्योंकि वह समय रहते हिंसा को रोक नहीं सके। तो वहीं इस हिंसा के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर तोरण द्वार बनाए जाने के बाद विवाद शुरू हुआ, जहां अलग अलग समुदाय के 2 समूहों के बीच पत्थरबाजी और मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि के चलते पांकी के राहे वीर पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर की सजावट की जा रही थी। इसके मद्देनजर मंगलवार की शाम मस्जिद चौक पर तोरण द्वार बनाने के लिए बांस बल्ली और कपड़ा लेकर मजदूर पहुंचे थे। इसी दौरान 2 समूहों में विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद इस हिंसा के बाद अलग अलग नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। तो बुलेटिन में बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य की, जहां रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिए जाने के बाद लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर अपने बयान की वजह से विवादों में चल रहे हैं। रामचरितमानस विवाद के बीच सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्य और केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनको जान से मारने की धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई से सरकार कतरा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनका सिर तलवार से काटने की जगह लिए कहा जा रहा है। इसके लिए इनाम का ऐलान भी किया गया है। उनकी हत्या की साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस तरह से एक्शन नहीं हो रहे हैं, उससे साबित होता है कि बीजेपी के राज्य और केंद्र सरकार हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई से सरकार कतरा रही है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि मैंने अपना सुरक्षा संबंधित पत्र 2 बार दे चुका हूं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया कि मैंने एक पत्र प्रधानमंत्री को दिया है, तो वहीं एक पत्र राष्ट्रपति को भेजा है। इससे पहले मैं यूपी में CM और प्रमुख सचिव के घर भी पत्र भेज चुका हूं। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा सिर काटने की धमकी और ऐसे बयान देने वाले साधु संतों को मौर्य ने आतंकी बताया था। तो वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में महंत राजूदास ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे ऊपर पहले हमला किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वह समाज में द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। वह सनातनियों को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये हमला राजू दास पर नहीं, सनातन धर्म पर हमला है और मेरी कोई पर्सनल लड़ाई स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं है। बता दें कि इस कड़ी में एक टीवी कार्यक्रम में जब स्वामी प्रसाद पहुंचे थे, तो वहां राजू दास परमहंस भी मौजूद थे, जिनके साथ उनकी तीखी बहस नोकझोंक हुई थी। इसके बाद उनकी बहस के बाद मारपीट की नौबत भी आई थी। और बता दें कि इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर रामचरितमानस को विवादित बयान देने के बाद हमला हुआ था। उनके काफिले पर इससे पहले भी कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमला किया था। इसके बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उनके जान से मारने की साजिश भी रच रहे हैं। जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है।
इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल हैं। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। हमने अपना सुरक्षा संबंधी पत्र एक बार नहीं दो बार दे दिया है। एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को और एक पत्र महामहिम राष्ट्रपति जी को, साथ ही साथ देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।